अस्सलामुअलैकुम। हिस्ट्री फॉर फ्यूचर चैनल पेश करता है 10वीं जमात का सियासियात का दूसरा सबक, जिसका नाम है इंतखाबी अमल, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे पढ़ सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर हासिल कर सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने सबक को। भारत ने जमहूरी हुकूमत यानी अवामी हुकूमत को अपनाया है, और इस जमहूरी हुकूमत में इंतखाबात, जिसे हम इलेक्शन भी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा हाथ है। लफ्ज़ इंतखाबात आपको बार बार आएगा, तो याद रखना है इंतखाबात यानी आम ज़बान में हम इसे इलेक्शंस कहते हैं। तो हमारे इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, इसी बारे में हमें इस सबक में पढ़ना है। तो आप जानते ही हैं कि इलेक्शंस यानी इंतखाबात के ज़रिए अवामी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है। अवामी नुमाइंदे, नुमाइंदा यानी लीडर, जो नेता और मंत्री लोगों को हम चुनते हैं, उनका इंतखाब करते हैं। सबसे ख़ास बात कि इलेक्शन की वजह से हुकूमत पुरअमन तरीके से तब्दील की जाती है, यानी बड़े आसानी के साथ और सुकून के साथ हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है बिना किसी झगड़ा फसाद के। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम जिस नुमाइंदे यानी जिस नेता को चुने उसका इंतखाब करें वो फ़ाल, ईमानदार, काबिल एतबार यानी भरोसे के लायक हो और अवामी राय यानी लोगों की राय का एहतराम करता हो। हम जिस इंतखाबी अमल के ज़रिए इन्हें मुंतखब करते हैं वो इंतखाबी अमल यानी ये तरीका आज़ादाना यानी आज़ाद हो, मुनसिफ़ाना यानी इंसाफ पे मबनी हो और काबिल एतबार होना चाहिए। यानी आप पूरे आज़ादी के साथ आपके पसंद के रहनुमा को, नुमाइंदे को वोट दे सकते हैं। इसके लिए हमारे भारत के दस्तूर ने इंतखाबात कराने के लिए एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन का इंतज़ाम किया गया है, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसी तरह से भारत का मरकज़ी इलेक्शन कमीशन और रियासती सतह पर भी रियासती इलेक्शन कमीशन हमारे मुल्क के सभी इलेक्शंस का इंतज़ाम करते हैं। जैसे आप तस्वीर में महाराष्ट्र रियासत का नाम देख सकते हैं। इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करने के बाद से इलेक्शन के रिज़ल्ट आने तक ये तमाम इंतखाबात का सारा अमल इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई और निगरानी में ही होता है। इंतखाबी अमल हमारे भारत की जमहूरी हुकूमत का एक अहम और अटूट हिस्सा है। क्या आप जानते हैं नुमाइंदगी से क्या मुराद है? जदीद जमहूरियत नुमाइंदा जमहूरियत है। जमहूरियत में फ़ैसले के अमल में सारी आवाम को शामिल करना मुमकिन नहीं है। जैसे हमारे मुल्क में 135 करोड़ की आबादी है तकरीबन, तो अगर कोई फ़ैसला हुकूमत को लेना है तो सभी लोगों से पूछा नहीं जा सकता, सभी की राय नहीं ली जा सकती। इसी वजह से आवाम की तरफ से कुछ लोगों को, कुछ अफराद को हुकूमती कामकाज के लिए एक नुमाइंदे के तौर पे मुंतखब किया जाता है, चुना जाता है। ये तरीके को हमने अपनाया है और उम्मीद ये की जाती है कि नुमाइंदे आवाम को जवाबदेह हो, यानी हम जब भी उन्हें कुछ पूछे तो वो हमें जवाब दे और अवामी फ़लाह यानी लोगों की फ़लाह और तरक्की को फ़ोकियत देकर हुकूमत के कामकाज को चलाए। तो आइए अब जानते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। भारत में इंतखाबी अमल का मरकज़ व महवर इलेक्शन कमीशन है। दस्तूर हिंद की दफ़ा 324 की रूह से एक खुद मुख्तार निज़ाम तश्कील दिया गया है, जिसमें एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। फ़िलहाल हमारे भारत के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा है, जो 23वें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, जो आप तस्वीर में उनको देख सकते हैं तस्वीर में। ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनको नामज़द करने का यानी इन लोगों का इंतखाब करने का, इनको चुनने का काम जो होता है वो हमारे भारतीय सदर जमहूरिया करते हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं रामनाथ कोविंद, जो 14 यानी 14वें नंबर के हमारे भारत के सदर जमहूरिया, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हम कह सकते हैं। तो आपको सवाल नंबर 1 की पहली खानापुरी में यही पूछा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नामज़दगी खाली जगह करता है यानी कौन करता है? तो जवाब में रहेगा सदर जमहूरिया। क्या आप जानते हैं आज़ाद भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, जिन्हें आप इस वीडियो में इस तस्वीर में देख सकते हो। जैसे सुनील अरोरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे,
आपकी दूसरी खानापुरी का सवाल भी यही है। आज़ाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर सुकुमार सेन को नामज़द किया गया था, जिसका जवाब यहाँ पे जी में दिया गया है। सुकुमार सेन सन 1921 में बरतानवी दौर में यानी अंग्रेज़ों के दौर में इंडियन सिविल सर्विस में दाखिल हुए। 1950 में इलेक्शन कमीशन कायम होने के बाद हमारे मुल्क का जो इलेक्शन कमीशन था वो 1950 में कायम किया गया था, बनाया गया था। उन्हें इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर फाइज किया गया। इंतहाई नासाजगार और मुश्किल हालात में भी सेन ने बड़ी महारत से कमीशन के काम काज को संभाला है, ये उनकी खासियत इसमें बताई गई है। तो आइए अब हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ के बारे में कि कौन कौन से काम इलेक्शन कमीशन को अंजाम देने पड़ते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है यहाँ पे राय दहिंदगान यानी वोट देने वाले लोग, जिन्हें हम राय दहिंदा भी कहते हैं। आपके घर के जितने भी 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, आपके अम्मी, आपके अब्बा और बड़े भाई बहन जिन्होंने 18 साल की उम्र मुकम्मल कर चुके हैं, वो सब राय दहिंदा कहलाते हैं, यानी वोट देने वाले वोटर्स कहलाते हैं। तो पहला काम इनका यही होता है इलेक्शन कमीशन का कि वोटर की लिस्ट तैयार की जाती है। जैसे मैंने आपको पिछले सबक में भी बताया था कि 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले हर भारतीय शहरी को वोट देने का हक हासिल है। इसके लिए वोटर लिस्ट में इसका नाम होना ज़रूरी है। वोटर लिस्ट तैयार करने और इसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने, नए राय दहिंदों का नाम यानी नए वोटर्स का नाम इसमें शामिल करने का काम वगैरह इलेक्शन कमीशन ही अंजाम देती है। इसके अलावा इन लोगों के वोटर कार्ड यानी जिसे शनाख्ती कार्ड भी हम कहते हैं, इलेक्शन आईडी, ये तैयार करके लोगों तक पहुंचाने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। अभी इस तरह के नए जो कार्ड आप देख रहे हैं कि पिछला कार्ड कैसा था और ये नया कार्ड है जो अभी रंगीन कलर का दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। दूसरा काम है इंतखाबात का निज़ामुल औकात और मुकम्मल प्रोग्राम तय करना। यानी इलेक्शन कमीशन जो होता है वो मुकम्मल इंतज़ाम करता है इलेक्शन का, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा किस रियासत में कब और कितने मरहलों में इंतखाबात यानी इलेक्शंस करवाने हैं, ये तय करने की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। सवाल नंबर 2 जिसमें हम सही या गलत पहचान के लिखते हैं, उसमें आपको तीसरे नंबर पे यही सवाल पूछा गया है कि रियासती हुकूमत तय करती है कि किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाया जाए। तो ये जुमला गलत है। रियासती हुकूमत ये तय नहीं करती है, बल्कि कौन तय करता है? इलेक्शन कमीशन ये तय करता है कि कब और कितने मरहलों में इलेक्शन होगा। तो ये जवाब आपको बच्चों याद रखना है। सही या गलत पहचानने पे 1 नंबर मिलता है और इसकी वजह लिखने पे सही करके आपको 1 नंबर मिलता है। इस तरह से एग्ज़ाम में 2 नंबर के लिए ये सही या गलत पहचान कर वजह के साथ लिखने के लिए आपको पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन का तीसरा फ़र्ज़ ये है कि जो उम्मीदवारों की अर्ज़ी होती है उसकी जांच करना, कि इलेक्शन में खड़ा होने के लिए जो नेता या जो नुमाइंदा होता है वो अर्ज़ी देता है इलेक्शन कमीशन को, तो उनसे एक ख़ास पर्चा भरवा के लिया जाता है, एक फॉर्म भरवा के लिया जाता है और उनमें उन्हें अपनी इम्पोर्टेंट मालूमात जो पूछी जाती है वो फिल करके देनी होती है। फिर इलेक्शन कमीशन इन पर्चों की बारीकी से छानबीन करता है और फिर तय करता है कि ये उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने की लायक है या नहीं, और फिर उसे इजाज़त दी जाती है। इलेक्शन कमीशन का चौथा फ़र्ज़ है, चौथा काम ये है कि वो सियासी पार्टियों को मंजूरी देने का काम करते हैं। कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हमारे भारत की कौमी सियासी पार्टियां हैं। हमारे मुल्क में कसीर पार्टी निज़ाम राइज है, नई नई पार्टियां बनती रहती है। एक पार्टी टूटकर इसमें से फिर नई पार्टी वजूद में आती है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये भारत की सबसे पुरानी सियासी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन हुआ ये है कि सन 1990 में 1999 में इस पार्टी से ही एक और पार्टी टूट के अलग हुई, जिसे हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन का पांचवा फ़र्ज़ ये होता है, पांचवा काम ये होता है कि इलेक्शन से मुताल्लिक जो तनाज़ात होते हैं, झगड़ा होता है, प्रॉब्लम्स होती है, उसको हल करना। जैसे कोई
हल्के इंतखाब में किसी वार्ड में अगर दोबारा इलेक्शन करवाने हैं या उम्मीदवार को नाअहल करार देने का काम अगर करना हो तो ये इलेक्शन कमीशन ही अंजाम देता है, यहाँ किसी का पावर नहीं चलता। अगला पॉइंट है हल्का इंतखाब की तश्कील नौ। नए तरीके से हल्का इंतखाब यानी वार्ड बनाए जाते हैं। आसान ज़बान में अगर हम कहें तो हमारे भारत में टोटल 543 हमको लोकसभा के मेंबरान की ज़रूरत होती है। इस इलेक्शन को, लोकसभा के इलेक्शन को आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस भी कहा जाता है। एक हिसाब से ये समझिए कि पूरे भारत को 543 हलकों में तकसीम किया जाता है और हर हलके से एक रुकन मुंतखब होके आता है। तो जनरल इलेक्शंस 2019 का आप लिस्ट यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो इस बिना पर लोकसभा के 543 इंतखाबी हलके तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की हदबंदी कमेटी यानी डेलिमिटेशन कमीशन करती है। तो आपका तीसरी खानापुरी में भी यही जवाब रहेगा कि हल्का इंतखाब तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की हदबंदी कमेटी अंजाम देती है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी ये कमेटी, ये कमीशन काम करती है। जहन नशीन कीजिए, ये बहुत ही अच्छी और अहम मालूमात है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकती है, तो इसे याद रखिएगा जनरल नॉलेज के तौर पे। हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भारत के पहले राय दहिंदा थे, यानी सबसे पहले वोट देने वाले शख्स जिन्होंने 25 अक्टूबर 1951 को होने वाले लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। तो इनका नाम है श्याम शरण नेगी, जो भारत के पहले राय दहिंदा कहलाते हैं। अब इस इंतखाबी तरीके अमल को, इलेक्शन के तरीके को एकदम डायग्राम में आसान तरीके से आपको समझाया गया है, जिसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं हल्क़े इंतखाब की तश्कील। किस हिस्से में इलेक्शन लेना है उसकी तश्कील की जाती है। फिर वहाँ के वोट देने वाले लोगों की वोटर लिस्ट की तैयारी की जाती है। उम्मीदवारों की तरफ से परिचय, नामज़दगी और जांच, यानी जो सियासी पार्टी से जो नेता या लीडर, नुमाइंदा खड़े होने वाला इलेक्शन में, वो अपना पर्चा भरता है और उसकी जांच की जाती है और फिर इलेक्शन कमीशन जांच करने के बाद उसको इजाज़त देता है। इंतखाबी तशहीर, इलेक्शन कब होगा, फिर हम देखते हैं कि प्रचार होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्शन के बारे में ऐलान होना शुरू हो जाते हैं। अमलन राय दही, जिस तारीख को इलेक्शन होता है उस दिन उस इलेक्शन को करवाया जाता है, इसे अमलन राय दही कहते हैं। वोटों की गिनती, इलेक्शन होने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर वोटों की गिनती होती है, इलेक्शन का नतीजा यानी रिज़ल्ट आता है और फिर इलेक्शन से मुतालिक तनाज़ात की यकसुई होती है। तो ये इस डायग्राम में आसान तरीके से आपको बताया गया है कि हमारे भारत में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, उनको अमल में लाया जाता है। तो आइए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। यानी हमारे भारत में आज़ादाना और मुनसिफाना माहौल में इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन अलग से कुछ तदाबीर पर अमल पैरा है। इनमें ज़ाब्ता अखलाक को भी शामिल किया गया है। पिछले कुछ दहाइयों से इलेक्शन कमीशन ने अपने सारे जो इख्तियारात, अपना पावर है, इसको इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन में होने वाले सारे गलत कामों को रोकने की कोशिश की है। ज़ाब्ता अखलाक में ये बताया जाता है कि इलेक्शन जब होते हैं तो उस दरमियान चाहे हमारी हुकूमत हो, कोई भी सियासी पार्टी हो और राय दहिंदगान यानी वोट देने वाले, इंतखाबात से मुतालिक किन उसूलों पर इन लोगों को अमल करना है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में बताया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इंतज़ामिया जो होती है ये भी इन उसूलों की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकती। इन सब ज़ाब्ता अखलाक की वजह से होने वाले कुछ गलत कामों को रोकने की कोशिश की गई है और इन कार्रवाइयों के सबब आम वोटर यानी आम आवाम जो होती है, पब्लिक जो होती है, वो बहुत इत्मीनान बख्श दिखाई देती है, मुतमईन दिखाई देती है। सवाल नंबर 2, जिसमें सही या गलत जो हमने अभी पहले देखे हैं, उसमें पहला जुमला यही दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दौरान यानी इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक नाफिज करता है। तो ये जुमला सही है या गलत है? ये जुमला सही है। मतलब तमाम बुरे कामों और गलत कामों को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक नाफिज करता है, जिसकी वजह से आम राय दहिंदगान यानी वोटर्स मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, जो हमने अभी पीछे इस टॉपिक को पढ़ा है।
तो अब हम जानते हैं कि इस इलेक्शन को आज़ादाना और इंसाफ के साथ करवाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस पेश आते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो इस बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इलेक्शन जब होते हैं तो माली बदउनवानियाँ बड़े पैमाने पर होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ रिश्वत देकर, पैसा देकर वोट ख़रीदने का काम करती हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे भारत के इस इलेक्शन प्रोसेस को। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ ऐसे उम्मीदवार, ऐसे लीडर्स लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं जिनके मुजरिमाना पस मंज़र होते हैं, जो किसी किस्म के क्राइम में, जुर्म में मुलव्विस होते हैं। इसके बावजूद भी सियासी पार्टियां इन्हें टिकट देती है, इलेक्शन में खड़ा करती है, और फिर इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो आज़ादाना माहौल में इस इलेक्शन को करवा सके। इसके अलावा इलेक्शन के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात, यानी झगड़ा फसाद भी कभी कभी इलेक्शन के दौरान होता है। सियासी पार्टियां वोट हासिल करने के लिए आपस में आवाम को लड़ाती रहती है, जिसकी वजह से झगड़ा फसाद होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है इलेक्शन कमीशन के सामने। एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि सियासत पर अपने ख़ानदान का असर कायम रखने के लिए अपने रिश्तेदारों को ही उम्मीदवार बनाने की कोशिश की जाती है। यानी दादा पहले नेता रह चुके हैं, फिर उनके बाद उनका बेटा, फिर उनके बेटे के बाद उनका बेटा, यानी ख़ानदानी रिवाज चलता आ रहा है कि वही लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं। इस वजह से नुमाइंदगी वाले जो इदारे होते हैं उनमें ख़ानदानी इजारादारी पैदा हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के सामने। क्या आप जानते हैं, पहली लोकसभा के इलेक्शन के मौके पर वोटर लिस्ट तैयार करना बहुत ही दुश्वार काम था। हमारे मुल्क में नाख्वानदगी की शरह, यानी कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा थी अनपढ़ लोगों की। इस वजह से राय दही का मखसूस तरीका इस्तेमाल किया गया, मतलब वोटिंग के लिए कुछ ख़ास तरीक़ों को अपनाया गया था। इलेक्शन के लिए स्टील की तकरीबन 20 लाख पेटियां तैयार की गई और इन पेटियों पर पार्टियों के इंतखाबी निशान चिस्पा किए गए, मतलब जो पार्टी का निशान होता है वो उस पर चिपकाया गया, ताकि इलेक्शन देने के लिए वक्त जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, वो इस निशानी को देखकर उसमें वोट डाल सके। और इसके अलावा जो राय दहिंदा होते थे उनको कोरा कागज़ घड़ी करके, तय करके उस अपने पसंदीदा पार्टी के डब्बे में, पेटी में डालना पड़ता था। इस तरीके की वजह से जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी वोट देने में आसानी से हिस्सा ले सकते थे। तो आइए अब जानते हैं इंतखाबी इस्लाहात यानी सुधार के बारे में। क्या कुछ सुधार किए गए हैं। इलेक्शन एक जारी रहने वाला मुसलसल अमल है। इलेक्शन पर जमहूरियत के मुस्तकबिल का इन्हिसार है, मतलब आगे और हुकूमतें तब्दील होते रहे और लोग अपने पसंद के रहनुमाओं को ला सके, इसलिए इस पर इसका इन्हिसार होता है। तो इस हिसाब से कुछ सुधार किए गए हैं जो यहाँ पे बताए गए, जिसमें सबसे पहला है कि सियासत में, यानी पॉलिटिक्स में औरतों को, ख़वातीन को भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। इसलिए 50% ख़वातीन को उम्मीदवार बनाएं और उन्हें मुंतखब करवाने की कोशिश करें, यानी औरतों को भी जितवा कर इलेक्शन में, सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, जिसमें मर्दोज़न मसावत आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है, सियासी पार्टियां मुजरिमाना पस मंज़र के हामिल अफराद को उम्मीदवार ना बनाएं, यानी ऐसे लोग जिन पे कुछ केसेस चल रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो ऐसे मुजरिम लोगों को इलेक्शन के इस मामलात में दखल अंदाजी करने की गुंजाइश ना रहे तो बेहतर है। इसके अलावा इलेक्शन का पूरा खर्च हुकूमत खुद बर्दाश्त करे, ताकि सियासी पार्टियां माली बदउनवानी हो, यानी कुछ गलत काम जैसे रिश्वतखोरी वगैरह होती है, इसमें मुरतब ना हो। इसलिए इलेक्शन और रुपयों का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। और आखिरी पॉइंट कि अवामी नुमाइंदों के कानून में इस नज़रिए से तरमीम करे कि इस बात का ख्याल रखे कि मुजरिमाना पस मंज़र के हामिल उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तभी हमारे भारत के इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। यही सुधार इसमें बताई गई है यहाँ पर। आइए अब हम जानते हैं कि राय दही के संदूक से ईवीएम मशीन तक का सफ़र कैसे तय हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है कि जब हमारा आज़ाद भारत में पहला इलेक्शन हुआ था 1951 से 52 में, इस ज़माने में इलेक्शन की सियासत को और इसके तवस्त से जमहूरी निज़ाम को एक शक्ल देने का आगाज़ किया गया। इब्तिदा में कई इंतखाबात में राय दही के संदूक, जिसे
बैलेट बॉक्स भी कहा जाता है, यानी वो पेटियों को बैलेट बॉक्स कहा जाता है जिसमें वोटर अपनी चिट्ठियां डालते थे, इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन 1990 में ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम मशीन भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। मशीन का इस्तेमाल करने से वोट देने में कई सहूलतें हासिल हुई। ईवीएम मशीन पर दिखाए गए उम्मीदवारों में से किसी एक को भी वोट ना देना हो तो राय दहिंदा के लिए यानी वोटर्स के लिए एक ऑप्शन दिया गया है जिसे नोटा, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है। यानी आपको लगता है कि इसमें से कोई भी उम्मीदवार वोट देने के अहल नहीं है तो आप ये बता सकते हैं कि मुझे इनमें से किसी को वोट देना नहीं है। ईवीएम मशीन की वजह से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिली है, जैसे कि ख़ास तौर पे दरख्तों को काटने पर रोक लगी है। जैसे पहले पेपर का इस्तेमाल किया जाता था और पेपर हमें दरख्तों से हासिल होता है, तो जब मशीन आ गई है तो पेपर का काम कम हो गया है, जिसकी वजह से दरख्तों की कटाई पर असर नहीं पड़ा है। और इसके अलावा इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स होते हैं इनका ऐलान भी जल्द से जल्द हो जाता है मशीन से वोटिंग करवाने की वजह से। ये भी जान लीजिए, आम इंतखाबात यानी हर 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, इन्हें आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन कहते हैं। इसके अलावा वस्त मुद्दती इंतखाबात, जैसे कोई कुछ पार्टियाँ आपस में मिलकर हुकूमत बनाती है, लेकिन अगर कोई पार्टी पहले शामिल हुई, साथ में मिलकर पार्टी बनाई और बाद में वो अपनी हिमायत वापस ले ले, तो फिर मसला हो जाता है कि हुकूमत कौन चलाएगा। जैसे अभी कुछ महीनों पहले हमारे महाराष्ट्र में ऐसे ही मसला चल रहा था, तो दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं मजबूरी में। इसे मिड टर्म पोल यानी वस्त मुद्दती इंतखाबात कहते हैं। इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात यानी विधानसभा, लोकसभा और मकामी हुकूमती इदारों में जो इलेक्शंस होते हैं, जिसे हम नगर परिषद, ज़िला परिषद के इलेक्शंस भी कह सकते हैं, या कॉरपोरेटर के इलेक्शंस वगैरह होते हैं। कोई नुमाइंदा इस्तीफ़ा दे दे अपने ओहदे से, या किसी की अचानक मौत हो जाए, नुमाइंदा फौत हो जाए, तो उनकी जगह खाली हो जाती है, तो उस जगह को भरने के लिए भी दोबारा उसी हलके में इलेक्शन करवाया जाता है, जिसे ज़िमनी इलेक्शन कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सबक के आखिरी टॉपिक की तरफ। क्या आप जानते हैं 8 अक्टूबर 2010 को इलेक्शन कमीशन ने माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में राय दहिंदा की जांच की रसीद यानी वोट देने वाले को इत्मीनान दिलाने के लिए एक वीवीपैट मशीन बनाई, जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। यानी आप अगर वोट दे रहे हो तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर मशीन में उसी पार्टी को, उसी नुमाइंदे को वोट जा रहा है या नहीं, इस जानने के लिए एक वीवीपैट मशीन बनाई गई है। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जैसे वी बटन को दबाया जा रहा है तो आपको बॉक्स में उसी नाम की नाम की चिट्ठी उस बॉक्स में गिरते हुए दिखाई दे रही है। मतलब ये वोटर को इत्मीनान दिलाने के लिए कि उसने जिसे वोट दिया है वो वोट उसी लीडर को गया है, किसी तरह की मशीन में प्रॉब्लम नहीं है। तो एक छोटा सा होमवर्क जाते जाते आपके लिए मैं दे रहा हूँ। कुछ एब्रीवेशंस यहाँ दिए गए थे जिनके आपको फुल फॉर्म लिखना है, जिसमें ईवीएम, नोटा और वीवीपैट, इनके फुल फॉर्म पता करके आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।